जम्मू कश्मीर पुलिस को मजबूर किया जाता था पॉलिटिशियंस द्वारा, नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है कौन सीएम रह चुके हैं, वो पुलिस को सबवर्ट करते थे कि तुम इन टेररिस्ट को नहीं पकड़ो या उनको जो कर रहे हैं करने दो। ये सिचुएशन में आप अमित शाह जी हैं या उनके थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात करी है कि उन्होंने जो एलजी की पावर है ना वो बढ़ा दी। तो इसका हाँ, ये मानते हैं कि अच्छा हुआ है। मैं तो अच्छा ही बोलता हूँ, क्योंकि अगर वो चीफ मिनिस्टर बनता है वैली का और वो पावर्स एलजी के पास नहीं है तो ये सारा का सारा सिक्योरिटी सिचुएशन जो इम्प्रूव हुई है ये वापस वहीं जाएगी, ये बिल्कुल वहीं जाएगी। तो इसलिए उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए शायद उन्होंने उसके प्रिकॉशंस भी लिए, क्योंकि जब उनको पता चला कि एक जत्था यूथ का ट्रेन होने पाकिस्तान जा रहा है तो उन्होंने जाके चीफ मिनिस्टर को बोला क्या कर रहे हैं आप, ये तो वहाँ से ट्रेनिंग करके लौटेंगे, टेररिस्ट बन के लौटेंगे। पहले तो टेररिस्ट बाहर से आए थे ना, ये तो लोकल यूथ है, इनको क्यों भेज रहे हैं? तो फारूक साहब ने बोला चिंता मत करो, ये अगर ट्रेनिंग करके आएंगे, अगर इनको ख़त्म करना होगा मैं इनको ऐसे ख़त्म कर। ये एग्जैक्ट जेस्चर है। अब इसका मतलब क्या हो गया? वो तो स्टेज पे बोली थी डाइस के ऊपर, कश्मीर से भारत की फ़ौज हटाओ फिर हम बताते हैं क्या करते हैं। तो अब ये इन्होंने करने नहीं दिया कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी आपको राशि, इन्होंने कहीं और खर्च कर दी। जम्मू कश्मीर में चुनावों का बिगुल बज चुका है और इलेक्शन कमीशन ने भी हरी झंडी जो है वो दे दी है और इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया गया है और मैनिफेस्टो में साफ तौर पर जो उन्होंने चीज़ें कही हैं उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो पचाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो शायद डाइजेस्ट नहीं की जा सकती है। जो उन्होंने कहा है शायद आम जनता ना समझ पाए, लेकिन आज वही चीज़ें समझाने के लिए हम एक बहुत बड़े एक्सपर्ट के पास आए हैं और उनका इंट्रोडक्शन देना तो बनता ही है और इंट्रोडक्शन उनका काफ़ी खास है। सबसे पहले मैं उनके बारे में आपको बता दूं तो ये रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं 7 स्टेट्स के। इसी के साथ अगर बात की जाए तो ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एज ए वाइस चांसलर भी वहाँ पर अपनी सर्विसेज जो है वो दे चुके हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ जो जम्मू की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर जो है वहाँ पर भी अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। इनके पास 2 PhD की बात करें, इन्होंने 2 PhD की है और वो भी इंटरनेशनल अफेयर्स में। यहाँ एक नहीं हो पाती है, इनके पास 2 हैं। उसके साथ अगर बात की जाए तो नेशनल न्यूज़ में इन्हें एज ए एक्सपर्ट की बात की जाए तो डिफेंस एक्सपर्ट और साथ ही साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर इनको स्पेशली बुलाया जाता है। जितने भी भारत के नेशनल चैनल हैं उन पर इनका चेहरा ज़रूर आता है और उनसे राय भी ली जाती है। इसी के साथ इसी में नहीं, जम्मू की अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो एक कैंपेन भी इन्होंने शुरू किया हुआ है सॉफ्ट स्किल्स का प्रमोट करने के लिए युवाओं को, ताकि वो भी आगे निकल के आए, अपना जीवन जो है वो और बेहतर बनाए। ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर टू बी ऑन योर शो। आज सर से बात होगी जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को लेकर और जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है JKNC द्वारा उस पर भी। सबसे पहले तो मैं सर आपसे यही जानना चाहूँगा, एक तो आपने हमें समय दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, मैं उसी के बारे में पहले एक आपकी राय जानना चाहता हूँ। काफ़ी लंबे अरसे के बाद हो रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं जो इलेक्शन होने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर डाली है चैनल के ऊपर। एंड नंबर 2, मैं आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। शायद आप तीसरे या चौथे जर्नलिस्ट हैं आउट ऑफ बंच ऑफ अबाउट लेट्स से मोर देन ऑलमोस्ट 50 जर्नलिस्ट जो मुझे जम्मू में जानते हैं। आपने चूज़ किया मेरे से आज इलेक्शंस के बारे में बात करना। वो शायद आपने मुझे कहीं पे चौधरी लाल सिंह की पार्टी में DSS में देखा हो, या शायद आपने मुझे कुछ लोकल पार्टीज़ जैसे BJP हैं या इवन NC है या इनके कहीं आसपास शायद देखा हो। क्योंकि मोस्टली जर्नलिस्ट जम्मू वाले जो हैं वो मुझे कहते हैं कि देखिए आप, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, आप तो फ़ौजी हैं। परंतु मैं आपको ये बताऊं, फ़ौजी तो मैं हूँ, फ़ौजी वन से फ़ौजी ऑलवेज ए फ़ौजी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट आज मैं एक भारत का एक सामान्य सिटीज़न भी हूँ और यहाँ की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखूँगा तो ये बहुत ही गलत बात होगी। क्योंकि अगर मैंने फ़ौज में 38 ईयर्स नौकरी की है, रादर 42 बोलते हैं, 38 प्लस वो, और देश विदेश में घूमा हूँ, तो जहाँ की जो मैंने व्यवस्था देखी है वो मुझे अपने देश में भी लानी है। हाँ, जब तक मैं आर्म फोर्सेस में यूनिफॉर्म में था तो उस समय मेरा जो कर्तव्य था, मुझे गवर्नमेंट ऑफ द डे को सलाम करना है और मुझे पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है। परंतु आज स्थिति अलग है और मैंने कम से कम कोई 4 साढ़े 4 एक्टिव पॉलिटिक्स जम्मू में की है, बिहाइंड द सीन्स, नॉट ओवरटली, बिकॉज वो नारेबाजी और जिंदाबाद मुर्दाबाद वो दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो इसलिए
ये आपने मुझे बोला तो मैं काफ़ी खुश हूँ और आपकी चैनल का बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के लिए बुलाया। अभी आपने बोला इलेक्शंस डिक्लेयर हो गई हैं। सच बोलूँ मैं आपको, आई हैव अ हंच अभी भी दिल में कहीं पे कि ये इलेक्शन शायद कैंसिल हो। अच्छा, क्योंकि जो सिक्योरिटी सिचुएशन आज भी है, अब भारतीय जनता पार्टी शायद या मोदी जी किसी मजबूरी में हैं, शायद वो सुप्रीम कोर्ट की, मैं तो बोलूँगा सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म नहीं दिया था कि इलेक्शन 30 सितंबर के पहले होनी चाहिए, वो उन्होंने गाइडलाइन दी थी, सजेस्टेड दैट मे बी कंडक्टेड बिफोर 30 जून। तो उसके अलावा जम्मू कश्मीर में पिछले 10 साल से इलेक्शन नहीं हुई, वो भी एक प्रेशर हो सकता है। और शायद कोई इंटरनेशनल प्रेशर भी इस वक्त जो पृष्ठभूमि बन रही है उसमें भारत का कद बहुत बढ़ता चला जा रहा है। तो ये पॉइंट अगेंस्ट जा सकता है कि आपने जम्मू कश्मीर में आज तक इलेक्शन नहीं करवाई। शायद ये मजबूरियां रही होंगी कि उन्होंने डिसीजन लिया कि लेट्स गो हेड विद इट। बट जो सिक्योरिटी सिचुएशन इस वक्त कंट्री में है, मैं ये नहीं कहता कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब है, मैं ये कह रहा हूँ कि 370 आर्टिकल्स हटाने के बाद, अब चूंकि मैं खुद भी वैली में इंसर्जेंसी ग्रेड कमांडर रहा हूँ, मुझे पता है वहाँ पे यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स फंक्शन नहीं करता था। मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में हम लोग जो गवर्नमेंट एजेंसीज थी, आर्मी, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनका क्या तालमेल था। बिल्कुल कोई तालमेल नहीं था। बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस को मजबूर किया जाता था पॉलिटिशियंस द्वारा, नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है कौन सीएम्स रह चुके हैं, वो पुलिस को सबवर्ट करते थे कि तुम इन टेररिस्ट को नहीं पकड़ो या उनको जो कर रहे हैं करने दो। ये सिचुएशन मैं आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये 370 जाने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद बंद हो गया, क्योंकि कमांड चली गई MHA में, यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स फंक्शन कर रहा है, सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं एंड देयर आर सक्सेसेस ऑन ग्राउंड। अब मैं गिनाने बैठूं तो शायद वो आपके इंटरव्यू के बाहर की बात होगी। तो उन्होंने जब श्रीनगर में शिकंजा कसा तो उन्होंने शिफ्ट किया रजौरी पुंछ, वहाँ कसा तो बारी आई जम्मू की। बोला गया कि जम्मू डिस्टर्ब हो गया। मैं तो कहता हूँ जम्मू हमेशा से ही इंसर्जेंसी का पार्ट था, क्योंकि जितने भी उनके इंडक्शन रूट्स थे वो सांबा कठुआ से, IB से या पंजाब से आते थे, यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी आते थे, पर ये मेन थे। और यहाँ से जो आपके 9 गुजरों के इन्फिल्ट्रेशन माइग्रेशन रूट्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, वही ये आज के इंसर्जेंट्स तब भी यूज़ करते थे। यानी कि सांबा कठुआ जम्मू से निकले, उधमपुर में दूदू बसंतगढ़, और वहाँ पे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आपके दराल में, सॉरी करेक्शन दराल नहीं, अपना ये बनी बसोली से छतरगला और उधर से सियोजधार क्रॉस करके इधर से भी इनटू अपना भद्रवा वैली, वहाँ से आगे जई वैली या गंडो वैली, ठाठरी और आपका किश्तवाड़ एंड इनटू क्रॉस करके जो आपकी सिंथन पास से साउथ कश्मीर। ये रूट तो हमेशा ही थे। तो जब आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज का शिकंजा इतना कसा और उन्होंने, उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी, उन्होंने बोला अब जम्मू की बारी है कि हम यहाँ से तो गुजरते ही हैं। और इस बार उन्होंने अपने जिहादी नहीं भेजे हुए हैं। जो इंडिकेशन ऑन ग्राउंड है, शहर में भी शोर मचा हुआ है कि हमारे एक बड़े ही प्रतिष्ठित पुलिस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड, उन्होंने बोल दिया जी ये SSG के कमांडोज हैं। ये हम जो अयूब मिर्ज़ा जिनकी मैंने बात करी UK से, जो मुझे बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, उन्होंने लिख के दे दिया कि एक बटालियन SSG की आ गई है। अब इसका कोई प्रूफ तो है नहीं, परंतु उनकी जो टैक्टिक्स, उनकी आर्मामेंट्स, उनकी लॉजिस्टिक्स, उनके कम्युनिकेशन, उनका काम करने का तरीका, पॉलिसी ऑफ कंसिडरेशन एंड कंसोलिडेशन, ये मीन्स कि वो वेरी वेल ट्रेंड है। अब ये जिहादी को आप 18 साल के बच्चे को 6 महीने ट्रेनिंग देके इन पर ट्रेन नहीं कर सकते, तो देयर इज अ लाइक्लीहुड कि वो है। अब वो बताया जा रहा है कि वो बटालियन तो खैर नहीं आ सकती, इतने बेवकूफ़ हम नहीं हैं। अब ये 2-2, 3-3 के ग्रुप्स में पूरे जम्मू में फैले हुए हैं और कुछ उनकी प्रेजेंस वैली के अंदर या इवन रजौरी पुंछ में भी है। तो 2-2, 3-3 को अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढूंढना है, और स्पेशली उस सिचुएशन में जहाँ पे उनको हटा के गलवान में भेजा गया था, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर नहीं था। अब खैर वापस आ गए हैं, गलवान से नहीं, जैसे छत्तीसगढ़ से BSF बटालियंस को लाया यहाँ पे, असम राइफल बटालियंस को इंडक्ट किया जा रहा है, पैरा कमांडोज को इंडक्ट किया जा रहा है, CRPF की कंपनीज आ रही हैं, ITBP की कंपनीज आ रही हैं, मतलब कि जहाँ से भी ला सकते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड ला रहे हैं। तो वो दोबारा इस्टेब्लिशमेंट हो रही है, परंतु जो आपने ह्यूमन इंटेलिजेंस करनी थी वो तो टूट गई ना उनके जाने से। अब उसको बनने में टाइम लगेगा। ये भी ठीक हो जाएगी सिचुएशन, बट इट विल टेक टाइम। तो अंडर द सर्कमस्टेंसेस ये सब कुछ जो हो रहा है ये फॉरेन फंडिंग है। अब ये करने वाले कौन कौन है? पाकिस्तान ISI तो क्लियर ही है, उसका CIA, जॉर्ज सोरोस जैसे बंदे जो उनकी रॉकफेलर फाउंडेशंस हैं, या फिर चाइनीज़ हैं जो
जो उनके नेट क्लिक्स वाले हैं, या ध्रुव राठी जैसे बंदे जो हमारे अपने ही देश के लेफ्टिस्ट जो उनके साथ कनाइव करते हैं, या हमारे कुछ ऑपोजिशन पार्टीज़ के कुछ लोग जो ऐसी कनाइवेंस करते हैं। तो ये सब लगे बंदे, अगर अब मोदी जी अभी इलेक्शन कराने जाएंगे तो मैंने बोला मुझे हंच है, अगर मोदी जी सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मैं सबसे खुश आदमी हूँगा, परंतु हंच ये है कि ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उन्होंने और ख़राब करनी है, क्योंकि बीजेपी पिछले 5 साल से बोल रही है कि हमने ठीक कर दिया। देखो, इंसर्जेंसी कभी भी 100% ठीक नहीं होगी। आप पिछले 1000 साल की हिस्ट्री ले लीजिए, 2000 साल की ले लीजिए, जहाँ कभी भी इंसर्जेंसी शुरू हुई उसकी को छोटी वो कहते हैं ना, वहाँ पे कोई उसकी जो धीरे से धुआं वापस रहता ही रहता है। जैसे पंजाब की भी ख़त्म हो गई थी, केपी सिंह गिल को आपने क्रेडिट दे दिया, पर शुरू हो गया खालिस्तानियों का काम। अब ये खालिस्तानी भी यहाँ इन्वॉल्व हैं, ये सारे अभी इकट्ठे हो गए हमारे अगेंस्ट, क्योंकि उनके डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि इंडिया इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, ये उनके यानी कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और इंडिया आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है, ये अमेरिका को भी डाइजेस्ट नहीं होता। बल हालांकि उसको हमारी ज़रूरत है अगेंस्ट चाइना, तो वो दुगली पॉलिसी चल रहे हैं। उन्होंने इसी तरह से चाइना को भी सपोर्ट किया था एट वन पॉइंट इन टाइम। उस वक्त भी उनकी जो थिंक टैंक्स ने 3 थ्योरीज दी थी, और तीसरी थ्योरी सही होगी कि चाइना स्ट्रांग भी हो गया और यूएस के ऑपोजिट भी हो गया। अब वो शायद सोचते हैं कि इंडिया भी वैसा ना रखे, तो इंडिया को स्ट्रांग तो करना है, क्वाड में रखा है या एस क्वाड में रखा है, या ट्रीटीज कर रहे हैं अगेंस्ट टू काउंटर चाइना, बट एट द सेम टाइम ये वाला प्रेशर भी रखो कि इंडिया कहीं ऊपर चढ़ के हमें ही आंखें ना दिखाए। तो इस सिचुएशन में मैं सोचता हूँ कि इलेक्शन शायद कैंसिल हो जाए, मगर अगर हो भी जाती हैं तो मुझे ये स्ट्रैटेजी जो नज़र आ रही है, क्योंकि जम्मू की कोई पार्टी ये इलेक्शन जीत नहीं सकती, ना ही आज तक जीती है। 75 साल हमने देख लिया, इट इज़ ऑलवेज कश्मीर सेंट्रिक पार्टी। अब कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज जब भी आती हैं तो पहले तो बख्शी गुलाम मोहम्मद या GM सादिक, उन्होंने तो काफ़ी अच्छा रूल किया, जम्मू को भी देखा, नाम मैंने ले लिया, वैसे नाम लेना ठीक नहीं था। उसके बाद जो थे कुछ लोग, उन्होंने जम्मू को खूब रौंदा, ठीक है, तो जम्मू का CM तो कभी बन नहीं सकता। तो शायद उसको काउंटर करने के लिए जो अमित शाह जी हैं या उनके थिंक टैंक्स हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात करी है कि उन्होंने जो LG की पावर्स है ना वो बढ़ा दी। तो इसका हाँ, ये मानते हैं कि अच्छा हुआ है? मैं तो अच्छा ही बोलता हूँ, क्योंकि अगर वो चीफ मिनिस्टर बनता है वैली का और वो पावर्स LG के पास नहीं है, तो ये सारा का सारा सिक्योरिटी सिचुएशन जो इम्प्रूव हुई है ये वापस वहीं जाएगी, ये बिल्कुल वहीं जाएगी। तो इसलिए उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए शायद उन्होंने उसके प्रिकॉशंस भी लिए हैं, क्योंकि अगर आप गणित भी देखें अर्थमेटिक, 94 मेंबर्स हैं, 4 नॉमिनेटेड और 90, इसमें 47 श्रीनगर, 43 जम्मू। और जब ये डिलिमिटेशन हो रही थी तो रंजना देसाई जी से हमने अपॉइंटमेंट मांगी थी, जो नहीं मिली, तो हम उनके साथ बैठते, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट सामने खोल के रखते, फिर पूछते हैं मैडम ये जो 5 पॉइंट हैं इसके अंदर, इसके हिसाब से आप कैसे कहती हैं कि जम्मू की 43 सीट्स होनी चाहिए। हमने उनको एक मेमोरेंडम बनाया था और प्रूव किया था कि ये 43 नहीं 83 सीट्स तो जम्मू की होनी चाहिए, नॉट आउट ऑफ 90 सीट्स बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो जो 5 पॉइंट्स हैं, अब मैं 83 बोल रहा हूँ, कोई 73 भी बोल सकता है, कहने का मतलब है कि 43 से सब्सटैंशियल हैं और वैली से ज़्यादा हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑल्सो एंड सिमिलरली लोकसभा ऑल्सो। देखिए जब श्रीनगर का 15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, हमारा 25 है, अगर 15 के अंदर उनको आपने 3 लोकसभा और 2 राज्य 5 MP दे रखे हैं, तो हमें कितने मिलने चाहिए? अगर 35 और 370 नहीं हटता या फिर यहाँ पर UT नहीं बनता जम्मू कश्मीर, तो किस तरह के हालात? देखिए आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। आप कंपेयर करना चाहते हैं, अभी फारूक अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट आई थी कि 35 के अगेंस्ट क्यों है, ये तो महाराजा हरि सिंह ने लगाया था 1927 में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों लगाया था? इसलिए कि जो पाकिस्तानी पंजाब था, ब्रिटिश पंजाब था, वहाँ के जो पंजाबी थे या मुसलमान थे, वो आके जम्मू कश्मीर में जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी उनको खा जाते थे, और नुकसान किसका हो रहा था? कश्मीर के मुसलमानों का, जो पेजेंट्स थे बेसिकली, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लगाया गया था। पर बाद 47 के बाद जब शेख अब्दुल्ला साहब आए, 370 लगा, तो उन्होंने इसके कुछ और ही रंग दे दिए, और उसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान को नुकसान हुआ। तो उसी लाइट में अगर हम देखें तो पहले जो सिचुएशन थी वहाँ पे टेररिज्म शुरू कैसे होता है। अब एक बड़े सीनियर MLC हैं, आज 97 ईयर्स उनकी एज है, उन्होंने हमें एक वाक़या बताया कि वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाले में थे। तो पहली बार, चूँकि वो मेजर जनरल थे आर्मी के, जब उनको पता चला कि एक जत्था
यूथ का ट्रेन होने पाकिस्तान जा रहा है। तो उन्होंने जाके चीफ मिनिस्टर को बोला ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो वहाँ से ट्रेनिंग करके लौटेंगे, टेररिस्ट बन के लौटेंगे। पहले तो टेररिस्ट बाहर से आए थे ना, ये तो लोकल यूथ हैं, इनको क्यों भेज रहे हैं। तो फारूक साहब ने बोला चिंता मत करो, ये अगर ट्रेनिंग करके आएंगे, अगर इनको ख़त्म करना होगा मैं इनको ऐसे ख़त्म कर दूंगा। ये एग्जैक्ट जेस्चर है। अब इसका मतलब क्या हो गया, कश्मीरी यूथ की ट्रेनिंग किसने शुरू करी अक्रॉस द बॉर्डर। उसके बाद कोई दूसरे सीएम्स आते हैं या आती हैं, वो क्या करती हैं वो आपको पता ही है। वो तो ओवरटली क्या बयान देती हैं। उनकी बेटी जम्मू में एक कॉन्क्लेव था जेके न्यूज़ चैनल का, वो तो स्टेज पे बोली थी डायस के ऊपर कि कश्मीर से भारत की फ़ौज हटाओ, फिर हम बताते हैं क्या करते हैं। तो अब ये टेंडेंसी तो वो थी ना, ये सब खत्म हुई किसकी वजह से, 370 की वजह से। और 370 ने क्या किया, कोई जादू नहीं था अलादीन का। उन्होंने इनको सीबीआई के घेरे में लाया, इनको इन्वेस्टिगेशन के अंडर लाया, इनको ऑडिट के अंदर लाया कि भाई तुम जो कुछ कर रहे हो, पैसा जो तुम्हारे पास आ रहा है सेंटर से, वो कहाँ जा रहा है। आपने पुराने तो हिसाब हमको दिए नहीं, नए मांगे जा रहे हो। और वो अपीजमेंट की राजनीति थी भाई, जो हमारी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, वो उनको खिलाए जा रहे थे पैसे, वो नीचे ज़मीन पे जाने नहीं दे रहे थे। अब मैं ये नहीं कहता कि वो कश्मीरियों के साथ कोई बड़ा जस्टिस कर रहे थे, ये सब अपनी ही बिली भगत थी, अपने 10-20% जो आपके अपने चेले चांटे फैमिलीज हैं उनको खिला। कश्मीरी आज भी बेचारा रिक्शे अपना शिकारे वाला, रेडी वाला, ठीक है, वो आज भी भूखे मर गए हैं बेचारे। कुछ लोग हैं जो थोड़ा होटल बिजनेस में आगे बढ़ गए, अदरवाइज इन्होंने उनके लिए भी कुछ नहीं किया खुद के लिए। उस सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए ये आज सिचुएशन है कि आज पिछले 3 सीजन में आप देख रहे हो। अभी मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपने एक दोस्त हैं, उनके हाउस बोट्स हैं, और हाउस बोट्स उनके 7 स्टार 10 स्टार रोड पर, नॉर्मल नहीं है। तो वो मुझे बोलते होते थे किसी ज़माने में कि आप आ जाइए, आप तो फ्री रहेंगे हमारे पास। तो फिर मतलब मैं नहीं आ रहा, मेरे दोस्त आ रहे हैं। तो फिर वो कहते थे देखिए अगर दोस्त आ रहे हैं तो 7,000 रुपये का हमारा रात का रूम है, तो आपके दोस्त आ रहे हैं 3.5 में दे देंगे। आज मैंने उनको बोला कुछ दिन पहले, मैंने कहा मेरे दोस्त आ रहे हैं, कहते कमरा तो कोई नहीं है। तो मैंने कहा कहीं और करवा दो। उन्होंने बोला ब्रिगेडियर साहब, जिस कमरे के लिए आप 200 रुपये नहीं देंगे, बल्कि जाना ही नहीं चाहेंगे, मजबूरी में भी 200 नहीं देंगे, वो कमरा 15 हज़ार रुपये बिका है। तो मैंने कहा आपका रेट क्या है, कहते मेरा रेट छोड़ो, जो नया ताज होटल बना है ना डल के ऊपर, देखा आपने, वहाँ क्या रेट चल रहा है, 80,000 रुपीज़ अ नाइट। कैन यू बीट इट। जिसने बंदे ने जाके रहना है कमरा लेके 80,000 रुपीज़। तो इसका मतलब ये है कि 370 के बाद ये हुआ तो कश्मीरियों को भी फ़ायदा हुआ, और कुछ फ़ायदा जम्मू वालों को भी हुआ है। कम से कम आज रेलवे का हाईएस्ट ब्रिज आज हमारी जम्मू में है, आज जो बेस्ट टनल्स हैं वो हमारे जम्मू में हैं। जो इतने सालों से, रादर सालों से क्या मैं बोलूँगा, 70 सालों से जो केनाल्स चलनी थी शाहपुर कंडी से, रंजीत सागर डैम से, वो आज इनॉग्रेट करेंगे डॉक्टर जितेंद्र ने, चली हैं, कुछ तो हुआ है। यानी कि जो नरेटिव इनकी तरफ से चलाया जाता है वो सिर्फ बरगलाने का काम है कि वो बरगलाने का काम है। और मैं खुद गया हूँ अभी मार्च के महीने में, मैं टूर करके आया हूँ। मैं शुरू किया मैंने बटोत, रामबन, भद्रवा, किश्तवाड़, डोडा, और फिर वैली के अंदर, नाम नहीं लेता जगहों का। मैंने यूथ से बात करी है, पुलिस वालों से बात करी है, पुलिस वालों से मैंने डिस्कस किया भाई ये वीडीजी का जो सिस्टम है आप लोगों ने कैसे ख़राब कर दिया। तो वहाँ क्योंकि क्या प्रॉब्लम्स थी, उसके लिए मैं एक पेपर तैयार कर रहा हूँ। जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज जो पहले यहाँ पे नॉर्दर्न कमांड के हेड थे, तो उनसे मेरी पहले बात हुई थी, उन्होंने दोबारा पूछा कि आप हमें पेपर दे रहे हैं। मैं कहा बिल्कुल, आपको बिल्कुल फैक्ट्स, फिगर्स, रिकमेंडेशन का देंगे। पर मज़ेदार बात आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं यूथ से बात करता हूँ या उनके थोड़े लेट्स से पेरेंट्स से बात करता हूँ, तो वो मुझे कुछ और कहानी सुनाते हैं। मैंने कहा बताइए कि आपका क्या करना है, आपका बेटा जैसे बुरहान वानी की वो फटीग्स पहन के AK-47 लटका के फ़ोटो अपनी सोशल मीडिया पर डालता था और वो हीरो बन जाता था, तो आज आप नहीं बनाएंगे वैसे क्या। तो कहते बिल्कुल नहीं बनाएंगे। मैं कारण, कहता आज जो शिकंजा कसा हुआ है टेररिस्ट के ऊपर, हमें पता लग गया कि अगर आप बुरहान वानी बनना चाहते हैं तो आपकी लाइफ मैक्सिमम 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने, दैट मीन्स योर शेल्फ लाइफ इज ओनली मैक्स 3 मंथ्स, यू विल बी एलिमिनेटेड। प्लस जो आपके भाई बंधु हैं या हम माँ बाप हैं अगर, तो हमारे घर पे NIA की रेड होगी, ताले लग जाएंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ी बुलडोज़र चल जाएंगे। अगर वो पाकिस्तान भाग गया तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी। ये पहले नहीं होता था, ना हो सकता था। और फिर मैंने कहा फिर आपके बच्चे कल तक पत्थर मारते थे,
तो गवर्नमेंट तो खैर कह रही है अब उनके हाथ में लैपटॉप देंगे, कब आएंगे पता नहीं। गवर्नमेंट भी थोड़े जब करती है ना वादे या अपने आइडियल्स देती है तो थोड़े ओवरबोर्ड जाते हैं, तो लोग उसको वैसे ही जो आपके ये जो स्पोक्स पर्सन होते हैं पार्टीज के, तो वो उसी पे लड़ते हैं। तो समझ नहीं आती कि यार ये बातें बोलने वाली कुछ और होती हैं, करने वाली कुछ और। तो फिर मैंने कहा आपका यूथ क्या करेगा, तो बच्चे से पूछा, कईयों से पूछा, कहते सर टीवी हमारे पास है, इंटरनेट हमारे पास है, भारत में क्या हो रहा है हमें पता लग रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कि हमास में क्या हो रहा है, जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज हैं या हिंदू कंट्रीज हैं, अमेरिका में अब पहले हमारे ऊपर पूरा बैन था, आज हमें पता है। और इंडिया किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, पूरी दुनिया भारत में आ रही है निवेश लेकर के, सारी टेक्नोलॉजीज यहाँ आ रही हैं, तो हम भी उसका हिस्सा क्यों नहीं बने। और हमें मोदी जी ने इतनी सारी स्कीम्स दी हैं, तो उसकी वजह से सोच बदली है। नहीं होगा, क्योंकि आज जो यूथ मैंने बोला ना, उनकी सोच बदल गई। कल तक उनको पहले दिन से ही बरगलाया गया था कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, हम तो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे पास सदर रियासत है, हम हिंदुस्तान से मिले हैं 370 डिफेंस कम्युनिकेशन और क्या बोलते हैं इसको फॉरेन अफेयर्स में। तो वो तो सारी स्टेट्स को दिया गया था, तो आपको स्पेशल क्या दिया गया था, वो इन्होंने स्पेशल बना लिया, मगर उसको फिर भी रखा टेम्पररी प्रोविजन। ठीक है, उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व होगी तो फिर उन्होंने ये साजिश चलाई कि भाई ये तो अब कभी नहीं जाएगा। ये कैसे हो सकता है। अब जो यूथ हैं, जो आज की जनरेशन है, वो इस बात को समझ गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी सुना है, उन्होंने पार्लियामेंट को भी सुना है, उन्होंने बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने क्या बताया है, और हालांकि वो इसको अभी भी टूथ एंड नेल अपोज करते हैं। जो इंटेलिजेंशिया है वो अपने अपने आर्गूमेंट निकाल देते हैं, तो ये बहस करने में क्या प्रॉब्लम है, आप कुछ भी आर्गूमेंट दे दो। तो टेक्निकली फिजिबल बट नॉट पॉसिबल फॉर इट टू कम बैक। तो अभी जो जेकेएनसी का मैनिफेस्टो है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर हम आते हैं, जीत कर हम आते हैं जम्मू कश्मीर में, तो हमारा पहला ये कदम रहेगा, और बहुत सारे कदमों में से एक पहला कदम ये है कि हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे। क्या हिंदुस्तान ने पिछले 70 साल में, इंडिया ने पाकिस्तान से बातचीत की पहल नहीं करी? चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी या अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, पर उन्होंने क्या किया? जब भी कभी हमने पीस की बात करी तो पहली बार उन्होंने हमें कारगिल दिया, अगली बार उन्होंने हमें कुछ और दिया। यानी कि जब भी हम जाते थे पीस की बात करने, और वो हमें करते थे। फिर जनरल जियाउल हक जब थे, उन्होंने ऑपरेशन टोपैक शुरू किया। उनको पता था कि हिंदुस्तान को कन्वेंशनल वॉर से नहीं हराया जा सकता, तो उन्होंने शुरू किया ऑपरेशन टोपैक, कि ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, और ये काउंटर इंसर्जेंसी उसी की देन है। यानी कि इनको मिलिटेंट्स भेज के इनको ब्लीड कराओ, इनको तबाह कराओ, दुनिया को बताओ कि देखो क्या है। और ओवरली तो वो मानते नहीं, ये तो कहते हैं फ्रीडम फाइटर्स हैं। कारगिल में भी उन्होंने यही कहा, परंतु सारी दुनिया जानती है, इसलिए उनका वो कहना दुनिया में अब कोई नहीं मानता। तो इनके द्वारा ये बोलना, या इनकी सिस्टर पार्टी है जो वो बोलती है, अब क्या करना चाहते हैं? पीपल टू पीपल टॉक्स, वार्ता करना चाहते हैं। तो वार्ता से पाकिस्तान ने हमको क्या दिया? पाकिस्तान क्यों नहीं टेररिज्म को रोकता और हमसे वार्ता करता? हम उनको इंडस वाटर ट्रीटी में इतना पानी देते हैं, और उसके वो भी एक सब्जेक्ट अगर आप मेरे साथ डिस्कस करें तो हम उसका पानी क्यों नहीं रोक देते? अभी वैसे बात चल रही है आर्बिट्रेशन कोर्ट में, है तमाशा चल रहा है, पर हमने भी मन बना लिया है कि अगर ज़्यादा हुआ तो हम इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ देंगे या मॉडिफाई करेंगे टू आर एडवांटेज। व्हाई शुड वी नॉट? हम आपको पानी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, आपको आपकी रोटी बन रही है इस पानी से, और आप हमें खून दे रहे हैं। मतलब हिंदुस्तान सब कुछ समझता है, सब कुछ उनके लिए चीज़ें करता है, लेकिन उनकी तरफ से वो चीज़ें हैं, वो एनसी को शायद समझ नहीं आती है, पीडीपी को नहीं समझ आती बात। ये एक बात थी। दूसरी, उस दिनों बयान आया था, इनफैक्ट पीडीपी के स्पोक्स पर्सन थे, मेरे को बोलते हैं जी क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम ट्रेड टॉक्स शुरू कर दें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, हमने पाकिस्तान को ऑलरेडी MNF दे रखा है। MNF होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, कि जो रियायतें हम बाकी दुनिया को नहीं देते पाकिस्तान को देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है चीज़ें पाकिस्तान में भारत की बनी बिकती हैं, मगर वो बॉर्डर क्रॉस के नहीं जाती, वो वाया दुबई आती हैं, तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन होती है, और अभी क्या उनकी हालत है इकॉनमी की तो आपको मालूम ही है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सेल्फ स्टाइल लीडर्स हैं, जो हमारे कश्मीर सेंट्रिक लीडर्स हैं, कि अब ट्रेड था, बंद किया ना। छोटा सा एग्जाम्पल ट्रेड आपको देता हूँ, आम का ट्रेड था, मान लो, अगर आपको याद हो, पता नहीं आप जम्मू में थे, आज से कोई 5-6 साल पहले की बात है, एक हेडलाइंस बनी थी, तो बता रहा था कि एक गांधीनगर में एक आदमी को पकड़ा गया था। इनफैक्ट उसका घर को पूरा नेशनल न्यूज़ में जगह जगह देखा, और क्या चार्ज था उनके ऊपर कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करी। अब मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो बहुत ही गंभीर अपराध है।
मगर ये मनी लॉन्ड्रिंग लीगल तरीके से कैसे करे? ये ट्रेड की जब हम बात कर रहे हैं, इन्होंने ये ट्रक, शायद ये आम के व्यापारी थे, तो इनके आमों के भरे हुए ट्रक क्रॉस द बॉर्डर जाते थे और वहाँ से पैसे आते थे। प्योरली लीगल ट्रेड भी जो हो रहा है, मनी जो हो रही है, बैंक ट्रांसफर हो रही है, प्योरली लीगल, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। परंतु क्या था, ट्रक एक गया, इनवॉइसिंग कर दी 10 की। मान लो एक ट्रक था तो उसकी जो वैल्यू आनी थी वो 1 लाख रुपए आनी थी, मान लो। अब 10 की मान लो 10 लाख आएगी, तो इनको बोला गया भाई तुम 1 लाख तुम्हारी वैसे कॉस्ट थी, 2 लाख तुम और रख लो, बाकी 7 लाख किस किस को बांटने हैं वो दे दो। अब ये किसको देने हैं पैसे? वैली के अंदर टेंडरिंग प्रोसेस था ISI का कि भैया 500 पत्थरबाज, 400 रुदालियाँ, इतनी भीड़, इस किस्म की जो चीज़ें हमको चाहिए वो एक टेंडर के रूप में बताई जाती थी, और जो लोएस्ट बिडर होएगा वैली के अंदर, जो ISI का ओवरग्राउंड वर्कर या उनका चमचा या जो भी होगा, उसको टेंडर दे दिया जाता था। तो इस तरह से ये जो 7 लाख रुपए यहाँ बचे हैं वो लीगल तरीके से उनको जाके बांट दिए जाते थे। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है लीगल तरीके से, तो ये अच्छी बात है, ख़राब बात है? तो इसको आगे NIA ने पकड़ा। नेचुरली जब आपकी अकाउंट में 10 लाख रुपए आए हैं, आपने 7 लाख किस किस को ट्रांसफ़र किए हैं? शायद वो जो हमारी फाइनेंशियल टास्क फोर्स थी उन्होंने उस तरीके से उनको पकड़ा। इसी तरह से दूसरी चीज़, कश्मीर टूरिस्ट जगह है, उन दिनों टूरिस्ट तो थे नहीं, पर फिर भी दिखाया जाता था कि भाई लेट्स से अमेरिका के जॉर्ज सोरोस हैं या उनकी रॉकफेलर फाउंडेशन या दूसरी जो लोग हैं, वो कहते हैं जी हम एक अपने ओवरग्राउंड वर्कर को बोला तुम अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू कर दो, नथिंग रॉन्ग, प्रूफ गवर्नमेंट के प्रॉपर क्लियरेंसेज लेके ट्रैवल एजेंसी लग दी, अकाउंट्स खुल गए। तो वो एक प्रपोजल आता है अमेरिका से या कहीं से भी वर्ल्ड से कि हम आपको 20 टूरिस्ट का एक भेज रहे हैं ग्रुप, उसको आपने यहाँ घुमाना है, ये होटल्स, ये खाना, ये ब्ला ब्ला व्हाटएवर, उसका प्रपोजल बन गया। मान लो वो बना $1 मिलियन, ठीक है, एवरीथिंग फॉर प्रॉफिट, आपके भी एजेंसी है, आपके सबके गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब तैयार हैं, जैसे ही आएंगे उनको घुमाएंगे और वो आपको $1 मिलियन देंगे। पर एक छोटे से प्रिंट में नीचे लिखा होता था जानबूझ के, सो दैट यू कैन जस्टिफाई टू दी प्रोबिंग एजेंसीज कि देखिए हमने लिखा है कि इन केस ऑफ ए कैंसिलेशन नो रिफंड वुड बी गिवन 3 days बिफोर, कैंसिलेशन 3 days बिफोर नो रिफंड। ये सारे होटल्स करते, तो आप भी करिए, इसमें क्या गड़बड़ है? पर 3 दिन पहले 100% कैंसिलेशन होनी है, उनके ग्रुप ने तो आना नहीं है, पर पैसे तो ट्रांसफर हो गए पहले से। अब उनको भी ये हिदायत है कि देखिए आपने ये पैसे कहाँ रहा। तो इस तरीके का ट्रेड आप शुरू कराना चाहते हैं, आपको लगता है नहीं है कि ट्रेड होगा, और फिर जब ट्रेड मान लो पाकिस्तान से ट्रक आएंगे, अब क्या बॉर्डर के ऊपर एक एक बोरी को चेक किया जाएगा? उसके अंदर आज तक क्या आया है? AK-47, अभी M4 आ रही हैं, वेपन्स जो छुपाए हैं ट्रेड के अंदर। अब यहाँ तो हम कोई अगर ट्रेड करें तो एक एक्सरे मशीन होनी चाहिए जिसमें ट्रक गुजरे, दिख जाए अंदर क्या है। उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था। अब ये पार्टियां जो पीपल टू पीपल ट्रेड चाहती हैं, ये चाहती हैं। अब आपके ये जो अभी इंसर्जेंट जम्मू में घूम रहे हैं, ये किसकी मदद ले रहे हैं? गुजरों के जो माइग्रेशन रूट्स को यूज़ कर रहे हैं, किसको पता है? गुजरों को ही पता होंगे। पर मैं ये नहीं बोल रहा गुजर कम्युनिटी कोई एंटी इंडिया है, गुजर कम्युनिटी ने बहुत काम किया हिंदुस्तान के लिए। अगर आप देखें एक्साइज सर्वविनाश में ये खेल काका का इंसिडेंट, वहाँ गुजर के जिन्होंने जान दी उनकी मेमोरियल बना हुआ है, वहाँ मेला लगता है हर साल। और गुजर प्रो इंडिया एब्सोल्युटली, कोई शक नहीं। पर कुछ गुजर लोग जो होंगे उसमें, चाहे वो उनके ऊपर आगे गन का खौफ दिखाएं या उनको पैसे का लालच दें। यह भी हमने देखा है कि 6,000 रुपये दिए डिनर करने के लिए, या उसके घर में घुसे, बोला अपना आधार कार्ड निकालो गन के नोट पे, उसी वक्त उसी के मोबाइल को यूज़ करके, हॉटस्पॉट को यूज़ करके इन्होंने ये इसकी फ़ोटो भेज दी पाकिस्तान में कि देखो अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे हम तो चले जाएंगे, पर वो आके आपको मारेंगे, हमने आपकी फ़ोटो वोटो आधार सब भेज दिया। तो यहाँ पर रिलीजियसली रेडिकलाइज होंगे कि देखिए इस्लाम खतरे में है। यार कोई, अब हम गरीब देश हैं, हमारे गुजर भाई भी कोई इतने अमीर नहीं हैं, तो वो इन चीज़ों की वजह से उनके बरगलाने में आने में आ सकते हैं, और वही टैक्टिक्स वो यूज़ कर रहे हैं। कल तक ये गुजर इंडियन आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस को अपनी पूरी रिपोर्ट देते थे इनके बारे में, आज ये उल्टा हो रहा है। वो उनको बता रहे हैं, उनको अभी कल की आज की खबर है, एक हाइड आउट बस्ट हुआ राजौरी के अंदर, वहाँ पे उनके पास खाने पीने का सामान, एमुनेशन, कम्युनिकेशन का सामान, चार्जिंग सेट्स, सब कुछ पड़े हैं। तो ये पॉलिसी ऑफ कंसिडरेशन एंड कंसोलिडेशन की है कि आप पाकिस्तान में आपके रिलेशंस हैं, उनको बोला जब इंडिया में कौन है, उन्होंने बोला पाकिस्तान में उनसे बात करी है चलने से पहले, मे बी SSG कमांडोज यहाँ हुआ कि भाई हमारे रिश्तेदार रामबन के
मान लो फलाने डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो मान लो क्या ना देसा फॉरेस्ट में है, जैसे वहाँ ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, तो आप उनके घर जाइए रिश्तेदार बन के और अपना जो सामान है वो छुपा दीजिए। 6 महीने बंदा रह रहा है वहाँ से कि मैं तो रिश्तेदार हूँ इनका, पाकिस्तान से आया हूँ, अब हमें थोड़ी पता है वो कमांडो है। तो जब उसको पाकिस्तान की ISI की आंखों से हुक्म मिलेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। और यही आपने देखा है, जम्मू वाले सारे डोमिनेंट थे, वो पिछले 2 महीने से 3 महीने से रह रहे थे। जब आपका रियासी इंसिडेंट होता है, उन्होंने बताया कि 3 हफ्ते से रह रहे थे। आपका रजौरी पुंछ में अगर आपको याद हो, बट्टा दूरिया में जो इंसिडेंट हुआ था, वो भी वहाँ 3 हफ्ते से रह रहे थे, रेकी कर रहे थे। तो ये तरीका है। तो अब वो कॉन्टैक्ट जो पाकिस्तान में हैं उनके थ्रू कर रहे हैं या कोएशन कर रहे हैं, तो ये वेरी वेल प्लान तरीका है। तो इस तरीके से ये हो रहे हैं। तो अभी आप पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाएंगे या उनसे बातचीत करना चाहेंगे, तो ये आपकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो और ठीक होगी। और ये तभी ठीक हो सकता है, इनके मायने तब बनते हैं कि अगर पाकिस्तान की जो मंशा है वो जेन्युइन हो जाए। और पाकिस्तान में भी मैं बताऊं, उनके जो शहरी हैं वो ख़राब नहीं हैं। अब इनफैक्ट जिस दिन हमारा भारत का वो चंद्रमा पे लैंड किया था, उस दिन उनके सोशल मीडिया पे लोग ऑन रिकॉर्ड है कि हमें मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। हम पीछे रह गए, भारत कहाँ निकल गया। फॉरेन में भी जो बड़े एग्जाइल्ड हैं या अदरवाइज हैं, उन्होंने बात करनी शुरू कर दी है कि हम तो हिंदुस्तान से लड़ते रह गए एंड वी आर नोवेयर, और ये देखो कहाँ पहुँच गए। तो यहाँ तो वो सिंसियर हो जाएं, अगर वो अपने टेररिज्म का ये बंद करें, उनको क्या मिलने वाला है। दुनिया भी उनको बता रही है, देखिए 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, 53 इंडिया के फेवर में हैं, इंडिया ने उनको जीत लिया है। तो वो 4 ही बचे, नाम बोला तो नाम भी ले देता हूँ उनका मैं, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो अगर मुस्लिम्स ही इंडिया के फेवर में हैं, तो आप ऐਵੇਂ ही अपनी दुकान चलाए जा रहे हो। और मिलना क्या, आप कश्मीर मिलना कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने कहा है कि हम PSA हटा देंगे, पूरे तरीके से PSA जो कानून है उसे रद्द कर देंगे। एक और इसी के साथ मेरा ये सवाल है, उनकी तरफ से उनके मैनिफेस्टो में ये भी कहा गया है कि जो भी पॉलिटिशियंस अभी जेलों के अंदर बंद है, तो उन सभी को हम रिलीज कर देंगे, उन्हें आज़ाद कर देंगे। तो इस पर आपका क्या? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो जितने भी चीज़ों को रद्द कर देंगे वो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट हैं। PSA शायद स्टेट का हो, मुझे पता नहीं है, मगर अगर वो स्टेट का है भी है तो LG की परमिशन के बगैर हो सकता है, इसीलिए तो LG की पावर्स बढ़ाई। तो फिर ये कहना कि भाई मैं ये कर देंगे वो कर देंगे बिना सोचे समझे, आप चुनी हुई गवर्नमेंट है, मानता हूँ मैं, मेजॉरिटी है कश्मीरीज की, मैं भी मानता हूँ मैं, आप जो कुछ करना चाहते हैं वो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर परमिटेड है। आप PMLA को टिंकर कर सकते हैं, आप जो बाकी दूसरे कानून हैं उनको कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और अगर PSA स्टेट का लगा हुआ है, मान लिया पार्लियामेंट का अगर नहीं भी है, तो भी LG की परमिशन से नहीं हो सकता। अब LG की परमिशन गवर्नमेंट ने इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी है कि कोई भी इसको नहीं कर सकता। तो ऐसी हालात में मैं तो कहता हूँ कि कश्मीर के जो अवाम हैं या कुछ हमारे जम्मू के भी क्या बोलते हैं बरगलाए हुए लोग हैं जो कश्मीरियों की भाषा बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली एंटी डोगरा बात करते हैं, खुद डोगरे होकर के, उनको ये समझना चाहिए कि इसकी बारीकी में जाए। 370 हटाया तो उसको उनको प्लानिंग में 5 साल लगे कहते हैं। ये सोच तो बड़े कई सालों की थी, पर जब उन्होंने काम करना शुरू किया 5 साल लगे उनको, हर एक चीज़ को थोका पड़सा। तो आप ये मैनिफेस्टो बना के फिर बरगलाना चाहते हैं लोगों को, और कि आप सोचते हैं कि जब हिंदुस्तान की जनता या जम्मू कश्मीर की जनता, चाहे वो जम्मू की या कश्मीर की है, बेवकूफ़ है, वो निकम्मे लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली हम भी इमोशनल लोग हैं। हम अपने मेरा लीडर है, चलो कोई भी नाम नहीं लेता मैं, आप उसके पीछे चल पड़ते हैं। मैंने तो कई बार पूछा, मैं कहा भैया ये लीडर आपका है, आप क्यों जी हमारा लीडर है या हमारा अच्छा काम किया। मैं कहा आज तक वो आपका क्या काम किया मुझे बताइए। नहीं मैंने उससे बात की, उसने मेरे से बड़ी अच्छी बात की। मैं कहा वो तो ठीक है, कल को जब वो MLA बनेगा या मिनिस्टर बनेगा, आप उससे मिलने जाओगे, वो आप पे मिलने भी आएगा, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। फॉरगेट अबाउट आपका क्या काम था। नहीं ऐसी बात नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे ही काम नहीं करते। मैं भी कईयों के साथ पर्सनली जुड़ चुका हूँ, अच्छे लोग भी हैं जो मेरी पार्टी पुरानी पार्टी में भी थे। तो मतलब ये है कि आइडियोलॉजी की बात है। तो इसमें लोगों को समझना चाहिए कि जो वादा आपसे किया जा रहा है वो सही है गलत है। अभी मज़ेदार बात है, एक आपको इंसिडेंट मैं बताता हूँ। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं सरदार जोगिंदर सिंह, मीट मार्केट में उनका खोल था, आज वो 92 साल के हैं। मैं उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ कर कुछ बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला देखो बेटा ऐसा है कि आज से ना 500 साल पहले भी किसी ने किताब लिखी थी और उसमें यही लिखा गया था कि लीडर्स को वादे करने चाहिए और वादे पूरे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग भूल जाएंगे। तो मैंने बोला 500 साल, तो उन्होंने हाँ। तो मैं कहा इसका मतलब उस दिन की सिचुएशन आज भी सेम है। तो हमने उसी वक्त गूगल किया, मुझे अभी ठीक से याद नहीं किताब का नाम, गूगल किया, वो किताब मिली जिसकी उन्होंने
रेफरेंस दी थी मेरे को, पर वो किताब 500 साल पुरानी नहीं थी, वो किताब रोमन एरा की थी, 350 साल बिफोर क्राइस्ट। यानी कि वो किताब आज के अगर हिसाब से देखें तो वो कम से कम 2400 साल पुरानी किताब थी। तो रोमन्स के ज़माने में भी कहा जाता था कि वादे किए जाओ, पूरा करना मजबूरी नहीं है, आप कल को नहीं करते हो तो आपको क्या कर लेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट में तो आप आ गए। तो वो चीज़ आज भी वैलिड है, वो NCPDP या सबको कह लीजिए, लोग करे जा रहे हैं। अब वादे जो पूरे करने वाले हैं, हाँ वो बोले कि यार जो 49 में मीटिंग हुई थी, जब ये जो रंजीत सागर डैम में या रावी का पानी है उसको हम नहरें निकाल के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से ला के तवी से जोड़ेंगे। उस मीटिंग में पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उनके मिनिस्टर एक, उन्होंने जाके अपनी नहरें बना ली, हमारी रह गई। तो अगर वो होता तो आज आप जिसको आप कंडी बोलते हो, ये आज फ्रूट बास्केट होती, हॉर्टिकल्चर, शिवालिक्स ग्रीन एरिया है, हिमालयाज के आउटर शिवालिक्स, आउटर दिस थिंग, वो कंडी हो सकती है, उसमें पानी नहीं हो सकेगा। और 5 आपके सीजनल रिवर फ्लो करते हैं, उनको ऊपर अगर आप डैम्स बनाएं, रॉकफिल डैम या जैसे भी बनाएं, उस पानी की कंजर्वेशन करें तो आपका सारा इलाका लहला उठे। तो ये इन्होंने करना ही नहीं दिया कश्मीर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी आपको राशि, इन्होंने कहीं और खर्च कर दी। आज वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोलते हैं भाई मैं इनागुरेट करके आया हूँ 3 कैनाल्स, अब वो कब आती हैं, कहाँ पहुँचती हैं, पर वो देख ली। ये वादा जो है इसको वादा फुलफिलिंग कहते हैं, क्योंकि वो कल को कंडी वाले सारे ग्रीन हो जाएंगे। आज वो शायद मक्की की फसल उगाते हैं और कुछ उगता नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ प्रॉपर धान की फसल या गेहूं की फसल, यहाँ हमने मास स्केल पे खेती होगी, मास स्केल पे आपके फ्रूट्स बनेंगे। इतने सारे डोगरा फ्रूट्स हैं, गन्ने, बेर, कहाँ हैं वो, आम के पेड़ थे यहाँ, 1 करोड़ आम के पेड़ थे कहते हैं 47 में। आपने उनकी लकड़ी काट काट के फर्नीचर बना लिया कि यहाँ कुछ होता नहीं है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात, आप भी समर एप्पल्स जो उन्होंने सोलन की एक यूनिवर्सिटी में उसको ईजाद करी है, वो जम्मू में लगने शुरू हो गए। तो एप्पल जरूरी थोड़ी कहने हिमाचल जाना है या कश्मीर जाना है, तो यहाँ भी एप्पल लगेंगे। तो वो इसलिए जो आपसे वादे करता है वो देखिए क्या वादे कर रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट है। ये वाला भी था कि ये वादा भी मैंने उससे पूछा कि जो प्रिजनर्स को ये आज़ाद करने की बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं जो पकड़े गए हैं, जो जेलों के अंदर हैं, क्या उन्हें रिलीज़ करना सही है इस वक्त जो उनका ये मैनिफेस्टो में? देखिए मैंने आपसे पहले भी बोला, अब डिपेंड करेगा कि उन प्रिजनर के ऊपर क्या चार्ज लगा। अगर तो वो चार्ज पार्लियामेंट अप्रूव्ड एक्ट है तो ये कैसे रिलीज कर सकते हैं? हुर्रियत तो खत्म ही होगी ना, हुर्रियत तो नामो निशान मिट गया। तो उसके अलावा अगर इनको लगता है कि कोई आदमी गलत बैठा हुआ है, हो सकता है कहते हैं ना जब गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, हो सकता है कुछ लोग हों शायद उनको आज़ाद कर दें, बट मेजॉरिटी जो है, आप बोलो इंजीनियर रशीद आज़ाद हो जाएगा, वो तो नहीं होगा। आप बोलो कि कुछ और जो एंटी नेशनल एक्ट्स हैं, अभी जैसे अगर आपको याद हो हमारे जो DGP स्वैन साहब हैं, 2 महीने पहले उन्होंने क्या बोला था कि आज के बाद इनके ऊपर हम कोई भी ऐसा एक्ट नहीं लगाएंगे जो PMLA या ऐसे कोई जिसको ये UAPA जिसको ये ड्रकोनियन कहते हैं। हम क्या एक्ट लगाएंगे? जो एक्ट 1947 में पास हुआ था, क्या था? फॉरेन एजेंट एक्ट। फॉरेन एजेंट बिल लाया गया था 47 में। उसमें क्योंकि लोग बाहर से आ रहे थे, जिनको हम रेडर्स बोलते हैं, इन्वेडर्स हैं, वो रेडर्स नहीं है, इन्वेजन किया था, वो कबाली नहीं थे, उनके लिए जो एक्ट लाया था वो एक्ट लगाएंगे। अब वो एक्ट ये कैसे छोड़ेंगे? तो ये सोचने की बात है। आई मीन ये मेरी असेसमेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा जो मैं बोल रहा हूँ कोई गॉसिप ट्रूथ है। अभी यहाँ पे अगर आप 4 पार्टियों के स्पोक्समैन खड़े करेंगे, वो तो मेरी बखिया बगैरने को तैयार हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। पर मैं बोलता हूँ भैया फैक्ट्स पे आओ, अगर कर सकते हो तो बताओ, और अगर तुमने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा मैं मान जाऊंगा, मैं तो मानने को तैयार हूँ, बट मुझे भी समझा दो। अगर मैं अनपढ़ आदमी हूँ या नहीं हूँ वो आप डिसाइड कर लो। तो ये आपके दर्शकों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई देखना क्या बोलना है। हो सकता है मेरे कहने में भी खामियां हो कोई, यानी कि भारत में कानून बाद में बनता है, जो ऑफेंडर्स होते हैं वो पहले उसमें कहते हैं कीड़े लब लेते हैं, ये कहा जाता है कीड़े लब लेते हैं, यानी कि उसके जो काट है वो पहले ढूंढ लेते हैं। तो आप भी कर सकते हो तो करो भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ये कहता हूँ कि वादे कर रहे हो, लोगों को समझना चाहिए कि कौन से वादे इम्प्लीमेंटेबल है, कौन से वादे सुपरफ्लू। पहले लीडर रहे हैं, जो पहले CM यहाँ पर रहे हैं, जितने भी CM रहे हैं, क्या क्योंकि वो कश्मीर सेंट्रिक रहे हैं, तो क्या कभी उनका रुझान जम्मू की तरफ रहा है? और जब अब अगर आने वाले समय में वो फिर से बनते हैं तो आपको लगता है कि उनका रुझान मतलब जम्मू की तरफ वो प्रेफरेंस देंगे या पहले ऐसा कुछ रहा था? देखिए बार बार बात होती है पोलराइजेशन की। हाँ, तो ये बड़ा गंदा सा वर्ड है, मेरे ख्याल में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बट पॉइंट सिर्फ ये है कि जैसे मैंने बोला शेख साहब चाहते थे महाराजा को हटाना, तो उन्होंने अपना बना लिया कि पूरे हिंदुओं को हटा दो, डोगरों को हटा दो।
और जो हमारे साथ हुआ आपको मालूम। सिमिलरली ये अभी जो कश्मीर सेंट्रिक लीडर हैं ये है एंटी मोदी या एंटी हिंदू, तो उस चक्कर में हम भी मारे जाएंगे। ये मैं ये नहीं कहता कि कश्मीर सेंट्रिक सारे के सारे चीफ मिनिस्टर खराब थे। बख्शी गुलाम मोहम्मद ने जम्मू के लिए बहुत काम किया, आज भी उनके बड़े सपोर्टर्स हैं और वो आर्ग्यूमेंट देते हैं, मैं मानता हूँ, पर हो सकता है उनके पास भी फर्स्ट प्रेफरेंस कश्मीर ही रही होगी। और क्यों ना हो यार, कल को मैं अगर बनता हूँ, अगर मैं जस्ट भी हूँ तो मैं कश्मीर को भी देखूंगा, क्योंकि मैं उनका भी चीफ मिनिस्टर हूँ ना। अब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुओं के नहीं हैं, मुसलमानों का भी देखना है। तो अगर वो मुसलमानों के लेडीज़ के लिए काम करते हैं या जो मोदी जी की स्कीम्स हैं, वो थोड़ी होता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए मुसलमानों के लिए नहीं है, वो तो सबको मिल रही हैं। अभी पीएसए हटना चाहिए जो इनका है, पीएसए हटा देना चाहिए क्या जम्मू कश्मीर से? एक लाइन में देखिए, मैं तो डीजीपी साहब का फ़ैन हूँ, हालांकि वो सर्विस में मेरे से जूनियर हैं, पर मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने बोला कि हम ये लगाएंगे कुछ, कोई नहीं लगाएंगे, हम तो एनिमी इंट्रूडर एक्ट, फॉरेन इंट्रूडर एक्ट लगाएंगे। तो मैं चाहता हूँ भैया जो भी एंटी नेशनल काम हो उसके लिए ऐसा सख्त कानून होना चाहिए। जैसे कि अभी रेप केसेस की बात चली, बलात्कार की बात चल रही है, तो हम तो बोलते हैं भाई कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए वेलफेयर स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट कुछ एक्सेप्शन शुड ऑलवेज बी देयर। राइट ऑफ फ्रीडम इज़ नॉट एब्सोल्यूट, उसी तरह से एक्सेप्शन शुड ऑलवेज बी देयर। आप ऐसा कानून बनाइए कि कोई एंटी नेशनल बात ही ना करे, वो उसको ऐसे तरीके से लगाइए। जैसे उस दिन बात हो रही थी कौन से कानून की, ये कह रहे थे कि खैर मेरे दिमाग से निकल गया, तो मैंने बोला उसका हाँ, जैसे आपके अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद, बड़ी डिबेट चल रही थी कि भाई ये क्यों हो रहा है, एक कानून इनको डीबार कर दिया जाए इलेक्शन कंटेस्ट करने से। तो मैंने कहा फिर क्या होगा कि कोई भी आदमी अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा, मैं उसके अगेंस्ट कोई ऐसी बात कर दूंगा जिससे उस पर ये कानून लग जाएगा, तो जेन्युइन लोग भी मारे जाएंगे। मैंने बोला ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो उस दिन भी मैंने आई थिंक किसी नेशनल न्यूज़ चैनल पे, खैर वो ओरिजिनल आइडिया मेरा नहीं था, वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब का आइडिया था, जो पुराने वाले, उनको मैं कहीं देख रहा था, तो मुझे वो आइडिया पसंद आया, मैंने भी उसको प्रोपोगेट किया। तो मैंने कहा अगर कोई मान लो ऐसा बंदा आता है तो एक हमारे पास ऐसा कानून होना चाहिए कि उसको हम बार करें, सब्जेक्ट टू कि वो आदमी हाई कोर्ट में जाए, लोअर कोर्ट में नहीं जाना, हाई कोर्ट में जाए और बोले कि मुझे बार किया जा रहा है, तो ये कानून पर लगता है कि हाई कोर्ट डिसाइड करे कि करना नहीं करना। और हाई कोर्ट भी अगर उसके अगेंस्ट आती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, तो कंट्री की हाईएस्ट कोर्ट डिसाइड करे कि भाई ये बंदा कंटेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट या कोई भी उसको मिसयूज़ कर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आप देखो कहीं पे एक इलेक्शन कैंडिडेट की हत्या होती है तो इलेक्शन वहाँ पे काउंटर मार हो जाती है, तो उसके लिए उसको प्रोटेक्शन देनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी बंदा हो। तो इसी तरह ये भी ऐसा कुछ कानून बनना चाहिए कि जो एंटी नेशनल बात करता है, जो खाली बरगलाने का, हमारे पास कानून है बरगलाने का, पर उसमें भी लूप होल्स हैं जो लोग छूट जाते हैं। ठीक है, कोई भी हेट स्पीच देते हैं तो छूट जाते हैं। तो ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बनाओ कानून जिसमें कोई भी लूप होल ना हो और उसमें दोनों तरफों के पास तरीका हो कि उसको करना चाहिए या नहीं करना। अच्छा, ये जो एलजी साहब को भी इन्होंने बहुत सारी पावर्स दे दी हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? मैं तो बहुत खुश हूँ। कश्मीर के लोग पसंद नहीं करेंगे, बहुत ज़बरदस्त रिटेलिएशन आई थी एनसी की, पीडीपी की, क्या कर दिया, पर अच्छा किया कि कम से कम चेक्स एंड बैलेंसेस जो पहले नहीं थे, वो इसलिए नहीं थे कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने, एनसी जो थी उस वक्त वो सारी कांग्रेस में मर्ज हो गई थी, बिल्कुल, तो गवर्नमेंट कांग्रेस कंट्रोल करती थी, उनके भी जो रीजंस रहे हों। जब श्रीनगर में था, मैं वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस जो गुपकार रोड में आपका ऑफिस है, उसमें भी मैं नौकरी कर चुका हूँ 3 साल, तो मुझे एग्जैक्टली पता, मैं लोगों से मिलता था, जी हमारे यहाँ क्या होना है वही होगा जो हिंदुस्तान डिसाइड करेगा, जो दिल्ली डिसाइड करेगी। तो वो फीलिंग इनमें क्यों आई? इसका मतलब डेमोक्रेसी उस वक्त भी इम्प्लीमेंट नहीं करी हुई थी, आज भी नहीं है। अब आप फिर उनको बरगला रहे हो। वो बेचारे शायद उस वक्त भी अनपढ़ थे, आज कुछ लोग तो बहुत अच्छे, जो कश्मीर के लोग बाहर निकले हैं, जिनको हमने देखा जम्मू कश्मीर से बाहर गए हैं, बाहर फॉरेन में हम जाते हैं, उनको हम मिलते हैं, दे आर वेरी वेल ऑफ पीपल, वेरी इंटेलिजेंट गाइज, बहुत ज़बरदस्त कौम है। पर फिर भी उसके बाद भी देखा कश्मीरियों को निकाल दिया, सब कुछ कर दिया। तो ये सब होती हैं छोटे लेवल की बातें जो वोट बैंक के लिए करनी पड़ती हैं, जो नहीं होनी चाहिए। और आखिर में आपकी तरफ से मैसेज मैं चाहूँगा, क्योंकि आप इतने ज़्यादा चीज़ें हैं आपके पास बोलने के लिए, हर एक चीज़ पर आप एक्सपर्ट राय देते हैं। यू नो, आई विल ओनली टेल यू वन थिंग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मैं अपनी राय रख रहा हूँ, एक आम आदमी, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने, डेमोक्रेसी ने बोला है, तो मेरा भी मत है, तो मेरा मत ये, मेरी जो समझ कहती है, जो मेरे सामने फैक्ट फिगर्स आए हैं, जो मैंने स्टडी करी है, उसके हिसाब से मैंने पिछले आधे पौने घंटे में जो भी आपसे बात करी है वो मैंने रखी है। अभी करना क्या है ये मैं चाहूँगा कि हमारे जो
जनता है वो डिसाइड करे, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस की बात सुनती है, एक एक्स फौजी की बात भी आज सुन रही है। आपस में डिसाइड करो जो आपको ठीक लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिजल्ट आना है वो आपने भुगतना है, क्योंकि नेताओं वो आपने भुगतना है। नेताओं ने फिर भी एयर कंडीशन कमरे में रहना है, वाजवान खाना है, लग्जरी गाड़ियों में घूमना है, सड़क पे आप हैं। तो आप डिसाइड करिए क्या करना है, कौन सही है। कोशिश यही करनी है ऐसे बंदों को चुनिए जिनका क्लीन रिकॉर्ड हो। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एक्सपर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू शो, एंड इट वाज रियल प्लेजर टू बी ऑन द शो। थैंक यू सो मच। सेम है सर। तो हमारे साथ है ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान। तो आगे आपके अगर कोई भी कमेंट्स हो आपकी तरफ से या कुछ और भी आप पूछना चाहते हो तो ज़रूर वो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। आपकी कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा। नमस्कार।